फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लीगल रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। ये हमारा स्टार्टअप कोर्स का 8वां पार्ट है। इससे पहले हमने देखा था लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से कर सकते हैं और हमारा कहते हैं बिजनेस इंटाइटल किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसे कौन कौन बिजनेस इंटाइटल आपके होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप किस तरीके से कर सकते हैं और हमारे जो चार्जेस लगते हैं, जीएसटी हो गए, इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। बेसिकली आपने डिसाइड कर लिया कि अपनी कंपनी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करेंगे या कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करेंगे। तो आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कंपनी एक्ट 2013 का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कंपनी एक्ट 2008 फॉलो करना पड़ेगा और इससे आपको एमसीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यहाँ पे कहते हैं अपना ये आपको कहते हैं रजिस्टर यहाँ पे करेंगे तो आपको एमसीए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन आगे फॉलो हो सकता है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइडेड है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इस स्टेज में आप अपने कंपनी का नाम रजिस्ट्रार और कंपनी पे जाकर देते हैं, वो बताता है कि एक नाम आपका अवेलेबल है कि नहीं, इसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं कि नहीं। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप किसी फॉर्म को सबमिट करने के लिए जो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू ये होगा। आप क्या कीजिए, अपने जितने भी पार्टनर हैं उनका कहते हैं डिजिटल डीएससी बना लीजिए। वो कहते हैं बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर जहाँ भी लगेगा वो टोटल साइन करने के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। और आपका एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये ड्राफ्ट आप तैयार कर लीजिए। ये टोटल बिजनेस में आपको टोटल हेल्प करेगा कि आपका क्या फ्यूचर ग्रोथ रहेगा, ये टोटल बताएगा। और अगर आप एलएलपी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ ड्राफ्ट करवाना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट करने के बाद आपका सेकेंड स्टेज आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। यहाँ पे बेसिकली आपने ड्राफ्ट कर लिया तो आप अपने कितने एप्लीकेशन फॉर्म है वो एमसीए के वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे। वो आप अप्लाई करेंगे तो आपके टोटल डॉक्यूमेंट वो चेक करेगा कि वो अप टू डेट है कि नहीं। अगर कितने उसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो आपके पास फॉरवर्ड कर देगा, आप उसे रेक्टिफाई कीजिए। आप उसे ठीक कर फिर वापस वहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो फिर से आपका देखिए कि आपके टोटल डॉक्यूमेंट अप टू डेट हुए कि नहीं। फिर उससे जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको ग्रीन सिग्नल देगा, फिर आपके फॉरवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर थर्ड आता है पोस्ट कॉर्पोरेशन स्टेज। आपने कितने रजिस्टर करवा लिया, इनकॉर्पोरेट हो गया। अब आप स्टेज आ गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपके कितने हैं, आपने जितने कंप्लायंसेज होंगे आपको टोटल फॉलो करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका अकाउंट, कंपनी का अकाउंट ओपन करवाना हो बैंक में, या कहते हैं आपके कंपनी के जितने भी ऑडिटर को अपॉइंट करना हो वहाँ से ले सकते हैं, या आपको जितने भी शेयर कैश डिपॉजिट है वो आपको डिपॉजिट करवाना है। आपके जितने भी है सीसीबी, कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस, वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। या आपका रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पे इंटीमेट रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको। ये टोटल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे एमसीए को। एमसीए फिर जाकर ये अप्रूव करेगा। हमारा दूसरा प्रोसेस आता है इसमें सेक्टरल अप्रूवल। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर रहते हैं, आपके बिजनेस चालू करने से पहले आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है। या आप फूड इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं तो आपको फसाई से अप्रूवल लेना पड़ता है। मीन्स बिजनेस ओपन करने से पहले कुछ लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये अवेलेबल हो, आपकी क्वालिटी चेक हो गई है। फिर उसके बाद वो अवेलेबल करवाएंगे तो आपका कहते हैं लाइसेंस प्लस कंप्लायंसेस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कुछ भी हो सकते हैं, आपका एमसीए कंप्लायंसेस हो सकते हैं, आरओसी कंप्लायंसेस हो सकते हैं, लाइसेंस कंप्लायंसेस हो सकते हैं, वो टोटल डिपेंड करता है। हमारा थर्ड आता है इनकम टैक्स। बेसिकली इनकम टैक्स का क्या फंडा है आपका, बेसिकली आप मान लीजिए कितने आप जॉब पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, आप अपना टैक्स दिए तो टैक्स का कहते हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मेरा इनकम इतना है, उस पर मैंने इतना टैक्स भरा है और आपको इस मीडियम के थ्रू, चालान के थ्रू या किसी के थ्रू आपको ये टोटल डिपॉजिट किया है। तो इनकम टैक्स का टोटल प्रोसेस होता है। पर गवर्नमेंट ये देखती है बहुत लोग अपना इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक तरीका लाई कि आपको टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट किया हूँ तो कितने मेरे जो एम्प्लॉय हैं मैं उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि मुझे अगर वो सैलरी ले लिया एम्प्लॉय, वो टैक्स देगा कि नहीं मुझे भरोसा नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सैलरी उसको देने से पहले आप टीडीएस काट लीजिए। अब वो टीडीएस डिडक्ट करके जो अमाउंट बचता है उसे आप सैलरी के रूप में दे दीजिए और उस टीडीएस को कहते हैं आप मंथली, क्वार्टरली जिस हिसाब से रहता है आप कहते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैंने बताया जो, वहाँ पे आप जाकर डिपॉजिट कर दीजिए। और कहते हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा हाँ ये इतना डिपॉजिट मैंने किया, इसके मीडियम के थ्रू किया और इस तारीख को किया, वो टोटल मेंशन करने पड़ेगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में। देखिए गवर्नमेंट ने देखा ये टीडीएस का फॉर्मूला कहते हैं बहुत अच्छा अप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने कहते हैं कुछ चीज़ें इसमें अप्लाई की। क्या कहते हैं, ये 2 तरीके के हिसाब से इसमें लाया गया। पहला क्या है,
टैक्स डिडक्शन रिलेटेड कंप्लाइंसेज, दूसरा क्या है टैक्स रिलेटेड कंप्लाइंसेज। पहले हम बात करेंगे टैक्स रिलेटेड कंप्लाइंसेज। इसमें क्या होता है, जो टैक्स पेयर रहता है ओरिजिनली वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसमें क्या रहते हैं आपके जो प्रोसेस रहते हैं, मान लीजिए आपने टैक्स भरा, आपको क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। आप अगर सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, तो आप पैन कार्ड आपने यूज किया, उस पैन कार्ड के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कितने इतना टैक्स अभी पे किया है। उस टैक्स का कितना, मान लीजिए आपको कितने क्या रहता है कि अगर आप मंथली के बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स लगेगा, और फिर उसके बाद आपको ईयर एंड तक आपको कितने हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स लगता है। फिर जब ईयर एंड हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उस इनकम टैक्स रिटर्न में आपको ये दिखाना पड़ता है कि मेरी इनकम इतनी थी, मैंने इनकम लायबिलिटी मेरी इतनी थी, मैंने इतना टैक्स फाइल किया है और मेरे इस चालान के थ्रू किया है, तो वो आप गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। और दूसरा क्या है, टीडीएस रिलेटेड कंप्लाइंसेज। ये मान लीजिए आपको इसमें आपका टैन नंबर चाहिए, जैसे उसमें पैन कार्ड नंबर चाहिए तो आपका टैन नंबर चाहिए, टैक्स अकाउंट नंबर। इसमें आपके क्या रहेंगे कि आप मान लीजिए बिजनेस पर्सन है, आप किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप कितने, अगर वो टैक्स डिडक्टेबल के हिसाब से है वो थर्ड पार्टी, तो आप क्या कीजिए उसका टैक्स जो डिडक्ट कर लीजिए और जो अमाउंट बचता है उसे आप पे कर दीजिए। जो आप जितने भी पार्टी को आप पेमेंट करेंगे उसके महीने नेक्स्ट महीने के 6 या 7 तारीख को जितना आपने डिपॉजिट किया वो मुझे डिपॉजिट कर दीजिए। और क्वार्टरली बेसिस पे कितने आप एक इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करेंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इतने इतने पार्टियों से मैंने कितने हैं इनकम टीडीएस काटा है और आपको डिपॉजिट किया है चालान के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। तो ये 2 तरीके आपको बताया मैंने, टैक्स पेयर या डिडक्टेबल जो कंप्लाइंसेस आपको फॉलो। फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपको पैन कार्ड नंबर 10 की जरूरत पड़ती है, आपको जीएसटी, आपको कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। मीन्स आपकी कंपनी का अगर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है, मान लीजिए आपका 40 लाख से ऊपर एनुअल टर्नओवर हो रहा है, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत है। बेसिकली कुछ एक्सेप्शन केस हैं जहां पे आपको जीएसटी की, तो 40 लाख से नीचे भी अगर कंपनी की एनुअल टर्नओवर होगी तब भी आपको जीएसटी लेना है। वो केसेस कौन से हैं, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आप अपनी सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। और क्या हमें जीएसटी लेना चाहिए, क्या इसमें कुछ कंपलसरी है? बेसिकली इसमें 2 टर्म आते हैं, एक होता है कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप कहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों आपको जरूरत है, मान लीजिए आप कहते हैं कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपसे ले रहा है, आप रजिस्टर नहीं है, तो आप कहते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट क्या चाहता है कि आप उसे जीएसटी इनवॉइस प्रोवाइड करें। उस जीएसटी इनवॉइस का क्या हेल्प होता है ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने क्लाइंट को सर्विस बेच रहे हैं, आप कंपनी है, तो वो कॉर्पोरेट क्लाइंट ये देखेगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर है कि नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो आपको कहते हैं जो जीएसटी का जो फीस रहेगी वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को देना पड़ेगा। मीन्स आपके प्रोडक्ट की इतने सर्विस चार्जेस आपका क्लाइंट दे रहा है, उसे कहते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मीन्स आपका जो बर्डन होगा जीएसटी का वो आपका क्लाइंट उठा रहा है। तो ये जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं वो देखते हैं कि कितने हम किससे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लें जो रजिस्टर हो कंपनी, क्योंकि उस जीएसटी का बर्डन उन पे ना पड़े, आप पे पड़े, जो आपका एक्चुअल होना ही चाहिए। बेसिकली ये आप क्वार्टरली बेसिस पे आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं या कहते हैं ईयरली बेसिस पे करते हैं, आपको इनकम वो रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। इसमें सेकंड टर्म आता है आपका प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप एक कंपनी के कहते हैं एम्प्लॉय 20 से अधिक हैं, तो उसमें आपको प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें प्रोविडेंट फंड एक डिडक्ट कर लीजिए, उसे डिपॉजिट कर दिए गवर्नमेंट के अकाउंट में, और फिर आपका जो प्रोविडेंट फंड रिटर्न है उसे आपको फाइल करना पड़ेगा। अब ये हम देखिए जीएसटी, इनकम टैक्स और पीएफ की बातें। अब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कुछ टैक्सेस है जो उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पहला क्या है आपका प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा क्या है शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जैसे हम लोग जीएसटी की तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, प्रोफेशनल टैक्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कुछ स्टेट में ये लागू है। अगर मैं प्रोफेशनल टैक्स की बात करूं तो आपके जैसे कुछ ओपन किया है, कुछ अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं उस स्टेट में, तो आपको कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में है प्रोफेशनल टैक्स आपको देना पड़ता है। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, पीटीसीआर, पीटीआरएम। क्या रहता है, प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट रहता है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्टर रहता है। प्रोफेशनल टैक्स इनरोलमेंट सर्टिफिकेट क्या रहता है, मान लीजिए आप और आपकी कंपनी दोनों सेम है, मीन्स आपकी लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी सेम है, मीन्स आपने सोल प्रोप्राइटरशिप रखी हुई है, तो आपकी कितने जो आप इनकम टैक्स भरेंगे तो अपने पैन कार्ड पे ही भरेंगे, अपने कंपनी के जो रहेंगे सेम रहेगा। दूसरा क्या है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्टर सर्टिफिकेट। ये मान लीजिए आप अपने कंपनी ओपन की है, आपने एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सैलरी में से कितने आपको प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर लेना है और फिर उसका सैलरी प्रोवाइड करनी है। जो प्रोफेशनल टैक्स है वो कितने गवर्नमेंट को देना है, और फिर जब इनकम टैक्स आप फाइल करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे तो आप उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बताएंगे कि इतना मैंने डिडक्ट किया है और इतना आपको इस चालान के थ्रू प्रोवाइड किया है।
हमारा सेकंड पॉइंट आता है आपका शॉप एंड स्टेब्लिशमेंट टैक्स। मान लीजिए किसी कितने स्टेट में आपने कोई शॉप खोली है, तो उसके लिए कुछ स्टेट क्या करते हैं, आपको लाइसेंस लेने के लिए कहते हैं लोकल अथॉरिटी से। हर स्टेट में लागू नहीं है, कुछ स्टेट में लागू है, तो आप ये जरूर देखें किस स्टेट में आपको शॉप का लाइसेंस लेना पड़ता है लोकल अथॉरिटी से। तो ये टैक्सेज आपको पे करने पड़ते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को। कुछ और भी टैक्सेज होते हैं, जो होता है इम्पोर्ट टैक्स, या कहते हैं फेमा 1999 होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 के तहत अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है, तो उस पर भी आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो ये सारे टैक्सेज मैंने आपको बताए कि सबसे कितने आपको पे करने पड़ते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।